सृष्टि कार में जाकर चुपचाप बैठ गई। राजेश ने पूछा, क्या हुआ, कैसी रही आज की क्लास? पर वह तो जैसे राजेश की बात सुन ही नहीं रहे थे। अरे क्या हुआ बेटा, वह परेशान होकर बोला। कुछ पूछ रहा हूँ, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे सांप ने डस लिया हो। जी बड़े पापा, आप कुछ पूछ रहे थे। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही है? कैसी रही आज की क्लास? तू कहे तो मैं माँ से बात करूं? अगर सेठ की परीक्षा नहीं देनी है तो। नहीं नहीं बड़े पापा, क्लास अच्छी रही, मुझे परेशानी नहीं हो रही। राजेश कुछ नहीं बोला और सोचने लगा। बच्ची है, शायद घबरा गई होगी। सृष्टि के दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। उसने घर पहुंचकर सीधे लैपटॉप खोला और श्रीकांत के नाम पर सर्च करना शुरू कर दिया। उसके सामने उसका पूरा बायोडाटा खुल चुका था। सब कुछ पढ़ने के बाद उसने लैपटॉप बंद किया। उसके भीतर तूफान सा मचलने लगा। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन सृष्टि क्लास खत्म करके सीधी उसी क्लास के अंदर गई और अंदर जाकर बैठ गई। तभी प्रोफेसर श्रीकांत ने क्लास में प्रवेश किया। सृष्टि एकटक उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में पानी बह निकला। उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप बाहर आ गई। वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी। क्लास होते ही श्रीकांत बाहर आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और बोले, बेटा तुम कल भी चुप खड़ी थी, क्या बात है, कुछ पूछते हैं? उस उससे कहा, जी सर, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? श्रीकांत सोचने लगे और फिर बोले, हाँ क्यों नहीं, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, बात क्या है? वहां बने पार्क में श्रीकांत सृष्टि के साथ बैठ गए। तभी उसने बोलना शुरू कर दिया और बोलती चली गई। श्रीकांत चुप होकर सारी बातें सुनते रहे। सृष्टि बोलते बोलते उदास हो गई और भावुक हो गई। श्रीकांत ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर अभी मेरी क्लास का समय हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। श्रीकांत, ठीक है बेटा, जब भी मन करे तुम फोन पर बात कर सकती हो। यह लो मेरा कार्ड। इसी तरह वह क्लास करने के बाद श्रीकांत से रोज मिलने लगी। श्रीकांत को उस बच्ची पर तरस आने लगा था। दोनों खूब बातें करते। सृष्टि श्रीकांत के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अपनी माँ से, बड़ी मम्मी से और बड़े पापा से श्रीकांत की बातें किया करती। श्रीकांत को भी सृष्टि से बहुत लगाव हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह बरसों से सृष्टि को जानते हो। आज सृष्टि चहक रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कार में बैठते ही राजेश ने कहा, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। सृष्टि ने कहा, घर चलकर आपको और बड़ी मम्मी को मैं सब बताती हूँ। अच्छा ऐसा क्या खास है जो माँ को नहीं बता सकती? बड़े पापा, माँ को नहीं बताना, आप दोनों से ही बात करनी है। घर पहुंचकर सृष्टि ने बड़ी मम्मी से कहा, मुझे आपको और बड़े पापा को जरूरी बात बतानी है, आप आराम से बैठ कर सुनो। आप लोग चाहते हो कि मैं बाहर पढ़ने जाऊं, पर बड़े पापा मुझे माँ की चिंता होती है। अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी तो माँ तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कैसे रहेगी वह मेरे बगैर? आप लोग ही बताओ। बेटे तूने ऐसा कैसे सोच लिया? मुझे क्या लगा हम तेरे जाने के बाद तेरी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे? बेटा अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखेंगे, तुम निश्चित होकर जाओ। पर बड़ी मम्मी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? आप लोगों को पता है बड़े पापा, माँ अभी भी कुछ छुप छुप कर पापा से रात को बात किया करती है। मैं उसे अभी भी पापा का इंतजार करती है, कहती है उनसे, मुझे पता है अब जरूर आएंगे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और कब तक इंतजार करवाओगे? अब तो आपकी बेटी भी विदेश चली जाएगी। सृष्टि मेरी गोद में मुंह छुपा कर रोने लगी। हम दोनों भी उसके साथ भावुक हो उठे। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने उत्साहित होकर पूछा, किससे और क्यों, क्या बात है? बड़ी मम्मी, मैंने आपको श्रीकांत सर के बारे में बताया था ना, मैं उन्हीं से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। वह बहुत अच्छे इंसान है, वह बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं। आप लोग उन्हें देखोगे तो देखते रह जाओगे। राजेश ने कहा, बेटा लगता है तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही शख्स के दो आदमी, यह तो किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है।
बड़े पापा, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। बस एक बार उनसे मिल लो। मैंने कहा, बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम तो अभी बच्ची हो, यह सब बातें नहीं समझती। किसी अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, सुकन्या आने वाली है, उसके सामने कोई बात नहीं होगी। हम कल बात करते हैं। रात को सोते समय राजेश बोले, एक बार सृष्टि के साथ चलकर श्रीकांत से मिल लेते हैं। क्या बुराई है? बच्ची बड़ी हो गई है और झूठ भी ना बोलेगी, और वो महीनों से श्रीकांत के गुण गा रही है। चल कर देखना चाहिए वह कैसा आदमी है। कहीं यह सृष्टि को भड़का तो नहीं रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं सुबह सुकन्या से बात करती हूँ। सुबह उठकर मैं सुकन्या के पास पहुंची। हम लोग सृष्टि को साथ लेकर बाहर घूमने जा रहे हैं। तुम चलोगी क्या? नहीं दीदी, आप लोग चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। काफी सारा काम है जो कल तक पूरा करना है। आपसे एक बात करनी है दीदी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आजकल सृष्टि कुछ बदली बदली नजर आने लगी है। हर समय श्रीकांत के गुण गाती रहती है। पता नहीं कैसा लड़का है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है। आजकल पढ़ाई में भी कम ध्यान है उसका। उसकी बातें ज्यादा किया करती है। दीदी, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया उससे? अभी तो बहुत छोटी बच्ची है, कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े। आजकल वैसे भी जमाना खराब है। मैंने उससे कहा, चल फालतू की बातें ना सोच, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। और फिर वह रात को देर तक पढ़ाई करती है। हम टेस्ट में अच्छे नंबर ला रही है। तुम भी ना क्या बेकार की बातें करती है। अब हमारा तुम्हारा टाइम थोड़ा ही है। ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं। और फिर हमारी बिटिया इतनी जल्दी किसी के प्यार में नहीं फंसने वाले। उसे अपना लक्ष्य मालूम है। सुकन्या की मन की हालत समझ सकती थी, क्योंकि वह प्रश्न मेरे दिमाग में भी चल रहा था। हम तीनों तैयार होकर श्रीकांत के घर के लिए चल दिए। रास्ते में राजेश बोले, तुम हमें कोचिंग क्लास पढ़ाने ले जा रही हो क्या? अरे नहीं बड़े पापा, पर श्रीकांत सर का घर पास ही में ही है। अच्छा, तेरे सर दिखते कैसे हैं, यह तो बता। और वह हंसने लगे, उसका मजाक बनाते हुए। अच्छा बड़े पापा, आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पर? आप खुद ही चलकर देख लेना कि आपकी भी सिट्टी पिटी गुम हो जाएगी। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली। थोड़ी देर के बाद हमारी कारें कोठी के सामने जाकर रुकी। सृष्टि ने बैल बजाई और किसी लड़के ने दरवाजा खोला। वह हमें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। हम सोफे पर बैठे ही थे। उसी समय एक अच्छी उम्र का लड़का अंदर हमारी तरफ आया। उसे देखते ही हम दोनों एकदम खड़े हो गए। अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहे हो। तभी सृष्टि ने कहा, श्रीकांत सर। उसने हमसे नमस्ते की और हमसे बैठने का आग्रह किया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आगे क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्रीकांत ने चुप्पी तोड़ी। सेम यही हाल सृष्टि का था। जब वह मुझसे पहली बार मिली, मुझको यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि के पापा की और मेरी शक्ल एक ही है। आप ही लोग बताइए, क्या मैं उनकी तरह लगता हूँ? श्रीकांत के बोलने चलने और हंसने का ढंग बिल्कुल सुशांत की तरह ही था। फर्क था सिर्फ सुशांत से वो 1 साल बड़े थे। राजेश ने कहा, अपने आपने शादी नहीं की? श्रीकांत बोले, जी मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, या समझ लिया कि कभी कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं मेरे लायक। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं अनाथ था। एक दयालु महिला थी, उन्होंने मेरे लालन पालन का सारा खर्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर मुझे खड़ा किया। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। वह अब इस दुनिया में नहीं है। अपने काम काज में मैं इतना व्यस्त रहा कि कभी शादी के बारे में सोचा नहीं। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, नहीं है तो बस एक परिवार। कभी इस बारे में सोचा नहीं। सृष्टि ने आकर इस कमी को पूरा कर दिया। इस बच्ची से मुझे बहुत लगाव हो गया। कभी कभी लगता था कि काश मेरा भी एक परिवार होता, पर समय निकल चुका था। नहीं है, अब उम्र शादी की नहीं है, इसलिए सोचना भी छोड़ दिया। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। खुश नसीब हूँ जो इतनी प्यारी बेटी मिली मुझको। इसने मेरे जीवन में आकर सारी कमियां दूर कर दी। मुझे लगता है
मुझे लगता ही नहीं कि सृष्टि से मिले हुए मुझे चंद महीने हुए हैं। सृष्टि ने मुझे अपनी मम्मी और पापा दोनों की फोटो दिखाई। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सृष्टि अभी बच्ची है। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। उसने अपनी माँ के लिए इतना सोचा और इतना बड़ा कदम उठाया। जानता हूँ किसी को बुला देना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। हम दोनों श्रीकांत से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही हमारे बारे में सब कुछ जानता हो। चलते वक्त चलते वक्त बोला, भाभी कब बुला रहे हो मुझे खाने पर? ये सुनकर तो मेरा दिल भर आया। मुझे एकदम सुशांत याद आ गया। राजेश तुरंत बोले, जल्दी मिलते हैं। और हम लोग वापस घर आ गए। लेकिन हमारे दिमाग में श्रीकांत की शक्ल बार बार याद आ रही थी। सेम शक्ल देखने में, वैसे भी बात करने का स्टाइल, आवाज में भी कोई फर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत हमारे सामने खड़ा हो। सृष्टि ने कहा, बड़े पापा देख लिया ना, मैं जो कह रही थी वह सब सच निकला। आप लोग भी श्रीकांत सर को देखते रह गए ना, बिल्कुल पापा जैसे हैं। मैंने पापा को कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी वीडियो और फोटो जरूर देखी है। और दादी, मम्मी और आपसे उनके बारे में सुना भी है। अब सवाल था सुकन्या से बात करने का। हम लोग शाम को बैठकर सोच रहे थे कि सुकन्या से कैसे बात की जाए। मैंने राजेश से कहा, सुकन्या से बात करने से पहले तुम श्रीकांत के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लो, यही अच्छा रहेगा। आखिर पूरी जिंदगी भर का सवाल है। सुशांत के जाने के जख्म अभी भी हरे हैं उसके अंदर। मेरे ख्याल से सुकन्या से बात करना अभी ठीक नहीं है। राजेश बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कल से उसकी खोजबीन करता हूँ। राजेश ने श्रीकांत के बारे में सारी जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। वह कोचिंग सेंटर में उसके बारे में पता करके आए, आस पड़ोस से पता किया, इंटरनेट से सारी जानकारी निकाली और बीच बीच में उससे बात करते रहे, उससे मिलते रहे। जब हम दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब हमने सुकन्या से बात करना उचित समझा। अब कैसे बात करें यह सोचने की बात थी। मैंने एक पैकेट में श्रीकांत की फोटो डाली और सुकन्या के पास पहुंचा। उस दिन शॉप बंद थी, इसीलिए आज मौका अच्छा था बात करने का। मैं सृष्टि से बोली, तू जाकर अपने बड़े पापा को बुला ला। जैसे वो सृष्टि गई, मैंने मौका देकर सुकन्या से कहा, सृष्टि बाहर पढ़ने चली गई है तो घर सूना हो जाएगा, तो तू बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कैसे रहेगी उसके बगैर? मुझे तो अभी से सोचकर घबराहट हो रही है। अरे दीदी, 1-2 साल की तो बात है, कौन सा वहां बरसों जा रही है। आप ही तो हमेशा मुझे समझाती रहती है, और आज आप खुद ही। मैंने कहा, उसे अगर वही नौकरी मिल गई तो फिर आने वाले समय में उसकी शादी भी तो करनी है। तू समझ नहीं रही मेरी बात? घर जमाई ढूंढ लेगी क्या? क्या दीदी, आप अभी से इतनी दूर की सोचने लगी? अभी तो वो कितनी छोटी है, तो क्या उसे बच्ची समझती है? अब वह बड़ी हो चुकी है। देख बहन, मेरी बात मान और शादी कर ले। क्या दीदी, आप भी मजाक करने लगी? इस उम्र में मैं शादी करूंगी? मेरी बच्ची जवान हो गई है, मुझे उसके बारे में सोचना या अपने बारे में आप कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमने लड़का भी देख लिया है। उसी समय राजेश और सृष्टि आ गए और वह दोनों तुरंत बोल पड़े, हमें भी पसंद है, बस आपकी हाँ का इंतजार है। सृष्टि माँ के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ माँ, बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं, सेम शक्ल, वही अंदाज। आप देखोगी तो देखती रह जाओगी। सृष्टि एक्साइटेड होकर बोली। उसी समय सुकन्या ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। जिस माँ ने कभी धीरे से भी नहीं मारा था, उसके तमाचे की आवाज गूंज उठी थी। उसकी आंखें गुस्से से भड़क उठी। मैंने तुरंत सृष्टि को पकड़ा और अंदर ले गई। सुकन्या जोर से चिल्ला रही थी, समझती क्या है, आज इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी करवाएगी। सुशांत इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, वह मेरे दिल में बसे है। राजेश बोले, शांत हो जाओ, शांत होकर बैठ। मैं उसके लिए पानी लेकर आई। थोड़ी देर में सब शांत हो गई। आवाज आ रही थी तो सृष्टि की सिसकियों की। उसके गाल पर माँ की उंगलियों का छाप छप चुकी थी। राजेश ने कहा, भाई मानती है ना मुझे? तो मेरे कहने से एक बार तो उससे मिल ले।
अगर तू कहना कहेगी तो हम तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लड़का अच्छा है, तू बात कर चुकी है, उससे बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठंडे दिमाग से सोच कर जवाब देना। यह क्या कह रहे हैं भैया आप? सृष्टि की बातों में आ गए आप भी। मैंने कब बात की? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। कौन है वह? राजेश ने कहा। श्रीकांत है नाम उसका। अच्छा, इसलिए हर वक्त वह श्रीकांत सर की इतनी तारीफ किया करती है। मैं तो कुछ और ही समझती थी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? दीदी, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वह यह कहकर अंदर चली गई। हमने सृष्टि को चुप कराया। देख, एकदम वो हाँ नहीं करेगी। तू चिंता मत कर, इन दोनों को पहले मिलवाना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे वह अपनी राय बनाएगी। रात को सृष्टि बगैर खाना खाए सो गई। सुकन्या ने उसे प्यार से उठाया और चल बेटा खाना खा ले, फिर सोना। उसके गाल पर अभी भी उंगलियों के निशान छपे हुए थे। सुकन्या उसे देखकर प्यार से सहलाने लगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तू नहीं खाएगी तो। माँ का इतना कहते सृष्टि उठकर खाना खाने लगी और माँ को भी खिलाने लगी। सुकन्या ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। सुकन्या सुबह तैयार होकर शॉप पर जाने लगी। तभी उसकी नजर उस पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट को खोलकर उसने देखने लगी। देखते ही सन रह गई। उसके अंदर कुछ फोटो में श्रीकांत के साथ सृष्टि, राजेश और मेरे साथ भी खींची थी। उसको लगा जैसे सुशांत खड़ा है और फोटो देख उसे विश्वास नहीं हुआ। बार बार उसने फोटोग्राफ पलट के देखी और सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? शॉप पर पहुंचकर उसके दिमाग में यही चल रहा था। तो उसने रात को सृष्टि जब सो गई तो उसने उसके मोबाइल से श्रीकांत का नंबर ले लिया, अपने फोन में डाल लिया। अगले दिन बुटीक पर पहुंचकर उसने श्रीकांत को फोन किया। सर, मैं सृष्टि की मम्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। श्रीकांत की आवाज आई। आप बताइए कहाँ मिलना है? जहाँ कहेगी वहां मैं पहुंच जाऊंगा। सुकन्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्रीकांत ने कहा, ठीक है, आप मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पार्क में 1 घंटे के बाद मिलिएगा। सुकन्या ठीक 1 घंटे के बाद ऑटो रिक्शा लेकर कोचिंग के इंस्टीट्यूट में पहुंच गई। वहां पार्क में एक आदमी पीठ किए हुए खड़ा था, सुशांत के स्टाइल में खड़ा था। सुकन्या का दिल उसे देखकर जोर जोर से धक धक करने लगा। उसने पीछे से जाकर कहा, श्रीकांत सर। जैसे ही वह पलटा, सुकन्या वहीं बेंच पर बैठ गई। उसकी आंख खुली की खुली रह गई। कोई बोल नहीं सकता था कि वह सुशांत नहीं है। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। श्रीकांत भी वही बेंच पर बैठ गए और सृष्टि से हुई मुलाकात से अब तक का सारा किस्सा उसे सुनाया। अपने बारे में सारा कुछ सुकन्या को बताया। पर कुछ ही महीनों में ही सृष्टि से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, लेकिन उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मेरा अपना कोई नहीं है, इतनी प्यारी बच्ची है आपकी। उसको एक पिता की जरूरत है। उसने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, पर यह वह अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए कर रही है। मैं नहीं कहती आप सुशांत को भूल जाओ। मैं नहीं कहता कि आप सुशांत को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो। आप नहीं भी करोगी तब भी मैं उसे पिता का प्यार दूंगा। हमेशा समाज हर बंधन को गलत समझता है। मुझे उस समाज की चिंता नहीं है, मैं सिर्फ कर्म पर विश्वास करता हूँ। उसका एक एक शब्द बिल्कुल सुशांत की तरह ही था। ऐसा लग रहा था मानो सुशांत ही खड़ा बोल रहा है। वह भी कर्म पर विश्वास रखते थे। श्रीकांत बोले, जोर अब कोई जोर नहीं देगा। आपका जो मन करे वही करे। मैं तो कल भी अकेला था, आज भी अकेला रह लूंगा। बस ईश्वर का शुक्र है मुझे एक बेटी मिल गई। उसी के मोह ने मुझे इस ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपको अपनी दोस्त बना सकता हूँ। उसने हंसकर सुकन्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुकन्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सुकन्या घर आ गई, दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों फोन पर बातें करने लगे। सृष्टि अपनी पढ़ाई में लग गई। हम लोगों को उनके बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि श्रीकांत सब कुछ हमें बताया करता था। जैसे जैसे सृष्टि की परीक्षा आ रही थी, वैसे वैसे सुकन्या श्रीकांत की दूरियां कम हो रही थी। सुकन्या अब चाहने लगी थी। सुशांत के रूप में उसे दोस्त मिल गया था। सृष्टि ने सेट का एग्जाम दिया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। सब लोग बहुत खुश थे। श्रीकांत ने खुश होकर गिफ्ट में विदेश का पूरा खर्चा अपनी तरफ करने का वादा किया। सुकन्या ने मना किया तो वह बोला, यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं।
यह सब कुछ मेरी बेटी के लिए है। इस तरह सृष्टि ने 12वीं का एग्जाम में भी टॉप किया। घर का माहौल खुशनुमा था। इसलिए सृष्टि ने कहा, मैंने कहा था ना माँ, वक्त आने पर कुछ मांगूंगी। अब मुझे कुछ चाहिए आपसे। सुकन्या, जो तू कहेगी मैं दूंगी। मेरे और राजेश की समझ में सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसकी माँ जानकर भी अनजान बनी थी। माँ, हमारे घर में सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर अगर है तो सिर्फ एक इंसान की। श्रीकांत सर, जाने से पहले मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। अब ना मत करना। मैं जानती हूँ आप दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पागल हो गई है। लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं है मुझे माँ। तभी राजेश बोल पड़े, तुम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हो और एक अच्छे हमसफर बन जाओ। इसमें हर्जी क्या है? मैंने कहा, देख लोगों का मत सोच। सृष्टि का भी पक्का हो गया है बाहर जाने का। तू अकेली कैसे रहेगी? सृष्टि बोली, मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी माँ तुमसे। बस मुझे यही बस मेरा यही कहना मान लो। सुकन्या बोली, ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे। इतना कहते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। उसी समय श्रीकांत ने घर के अंदर प्रवेश किया और सृष्टि को बधाई देते हुए बोले, शाबाश बेटा, तुमने आज अपनी माँ का सर ऊंचा कर दिया। मैंने कहा, आप भी मुंह मीठा कीजिए। और मौके की नजाकत को समझते हुए श्रीकांत का हाथ सुकन्या के हाथ में दिया। श्रीकांत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबने मिलकर मिठाई खाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया। राजेश सुबह उठते ही पंडित जी के पास चले गए और शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। गली में सबको पता चल गया। सब ये सुनकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर दोनों की शादी करवाई। श्रीकांत ने अपनी कोठी सृष्टि के नाम कर दी। सुशांत के घर में आकर सुकन्या के साथ रहने लगे। सृष्टि खुशियां भरकर विदेश चली गई। हमने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैंने अपने मन में सोचा, यह कैसा संयोग है। ऊपर वाले, तेरी माया ही अलग है। सुकन्या का इंतजार आज खत्म हुआ और उसके विश्वास की जीत हुई।